तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ क्लाइमेट चेंज की। और ये कहानी सुनने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, और हम इंसान ये जानते हुए भी और ये समझते हुए भी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम इंसान कुछ कर क्यों नहीं पाते हैं इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। और ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए अगर हम इंसान कुछ कर नहीं पाएंगे उस लेवल पे, तो ये प्रॉब्लम बड़ी होती चली जाएगी और इस प्रॉब्लम की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। और ये तमाम प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम इंसानों के लिए। अगर हम इंसान इन प्रॉब्लम्स को ढंग से फेस कर पाए और अपनी अर्थ को सही से मैनेज कर पाए, तब तो हम इंसान डेवलप करते करते टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जैसा हम चल रहे हैं, दुनिया जैसी अभी चल रही है और आगे भी जैसा चलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, अगर इसी तरीके से चलता रहा और हम अपनी अर्थ को मैनेज नहीं कर पाए, इन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम एक सभ्यता के तौर पे खत्म हो जाएं। कोई बड़ी बात नहीं है। अगले आने वाले 30-40 साल में इस बात का फैसला हो जाएगा कि हम इंसान इस अर्थ में 80 साल जी पाते हैं या 100 साल जी पाते हैं या 120 साल, या इसके आगे भी शायद 500 साल या हज़ारों साल जी पाते हैं। इस चीज़ का फैसला अगले आने वाले 30-40 सालों में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो हमारी अर्थ में ऐसी गैसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जिन गैसेस का काम है गर्मी को सोखना। तो इन गैसेस के बढ़ने की वजह से हमारी अर्थ गर्म होती चली जा रही है। तो अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इनको बहुत शॉर्ट में देखते हैं। तो हमारी अर्थ जब गर्म हो रही है तो इससे होगा क्या। सबसे पहले तो हमारी अर्थ में हीट स्ट्रोक्स चलेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और सूखा पड़ेगा। दुनिया के बड़े बड़े इलाकों में इतना ज़्यादा सूखा पड़ेगा कि ज़मीनें बंजर हो जाएंगी और खाने की कमी होने लग जाएगी। हमारी दुनिया में अभी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हर साल भूख की वजह से मर जाते हैं या माल न्यूट्रिशन रह जाते हैं। तो सोचिए जब क्लाइमेट चेंज अपना खेलने लगेगा तब क्या हालात होंगे। और इसके बाद जब लोगों में खाने की कमी होगी तो दुनिया के अलग अलग देशों में सिविल अनरेस्ट क्रिएट होगा। लोग अपनी सरकारों से वैसे ही नाराज़ हैं और ज़्यादा नाराज़ होंगे, वो खाना मांगेंगे अपने देश की सरकारों से। तमाम तरह के सिस्टम्स टूट जाएंगे, सिविल वॉर्स हो सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, और क्या पता देशों के बीच में भी लड़ाई हो सकती है और ना जाने क्या कुछ हो सकता है। शुरुआत यहाँ से होगी। इसके बाद हमारी अर्थ धीमे धीमे गर्म हो रही है तो और क्या होगा, बर्फ़ पिघलना शुरू होगी। अब ग्लेशियर्स कहाँ कहाँ पे हैं। ग्लेशियर्स हमारी अर्थ में बेसिकली 2 जगहों पे पाए जाते हैं। सबसे पहले पहाड़ों के ऊपर, और इन ग्लेशियर्स के पिघलने से ही नदियाँ बनती हैं, जिन नदियों के किनारे सिविलाइजेशंस बसती हैं। और दूसरे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पाए जाते हैं नॉर्थ और साउथ पोल में आइस शीट्स के फॉर्म में। तो अब हमारी दुनिया गर्म हो रही है तो ये ग्लेशियर्स पिघलना शुरू होंगे बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो अब होगा ये कि नदियों में सबसे पहले तो बाढ़ आएगी और समंदर का जो लेवल है, समंदर का लेवल बढ़ना शुरू होगा बहुत तेज़ी से। तो अब इन दोनों चीज़ों से क्या होगा, जब समंदर का लेवल बढ़ेगा तो दुनिया में ऐसे बहुत शहर हैं जो समंदरों के किनारे बसे हैं, करोड़ों लोग इफ़ेक्ट होंगे और लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगहों में जाके बसना पड़ेगा, क्योंकि उनके शहर में पानी भर चुका है और जितनी एरिया हैं वो सब डूब चुके हैं। और इस दौरान सबसे पहले तो माइग्रेंट क्राइसिस होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो क्या बुरे हालात होंगे उनके। इसके बाद वो लोग जब नई जगहों में जाके बसेंगे तो वहाँ पे खाने और पानी के लिए जब क्लैशेस होंगे, जब रिसोर्सेज की लड़ाई शुरू होगी इंसानों में, और इन सब तमाम चीज़ों का इकोनॉमी पे कितना बुरा असर पड़ेगा। और कई सारे दुनिया भर में कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग अपना देश छोड़ के पड़ोसी वाले देश में जाने को मजबूर हो जाएंगे खाने और पानी के लिए। तो इससे क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स हो जाएंगे।
एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों के साथ जाके रहने लगेंगे तो इससे एथनिक टेंशन्स और एथनिक क्लैशेस उभरेंगे। और वैसे भी इंसान जब सर्वाइवल मोड में आता है कि अब उसे सर्वाइव करना है, चीज़ों के लिए लड़ाई करनी है, तो सोचिए क्या एथनिक क्लैशेस शुरू होंगे। और ग्लेशियर्स के पिघलने के साथ एक और चीज़ होगी, जो हमारे अर्थ की परमाफ्रॉस्ट है वो पिघलना स्टार्ट होगी। परमाफ्रॉस्ट यानी कि हमारे अर्थ में ऐसी बहुत जगहें हैं जहां 12 महीने बर्फ जमा रहती है और हजारों सालों से जमा है। तो वो एक तरीके से हमारे अर्थ का फ्रीज़र है। वहाँ पे अगर कोई जानवर जाता है, मर जाता है, तो वो वहीं जमा रह जाता है और उसके फॉसिल्स वैसे के वैसे स्टोर रहते हैं जैसे कि फ्रिज में रहते हैं, जैसे फ्रीज़र में। तो अब परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से होगा क्या कि हजारों साल पहले के जो फॉसिल्स हैं, पहले के जो जानवर हैं, वो फॉसिल्स बाहर निकलने लगेंगे और इन फॉसिल्स के साथ बाहर निकलने लगेंगे एंशिएंट वायरसेस। यानी कि हो सकता है कि 20,000 साल पहले, 25,000 साल पहले के वायरस निकलने लग जाएं उस परमाफ्रॉस्ट से और दुनिया भर में फैलने लग जाएं और इसकी वजह से तमाम पैंडेमिक्स आते रह सकते हैं। और ये अपने आप में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आप खुद समझ सकते हैं कि अभी ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, फिलहाल जैसे मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, फिलहाल कोरोना वायरस चल रहा है दुनिया में। तो ये वायरस बहुत नॉर्मल सा, सिंपल सा वायरस है। अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस हो गया तो 100 लोगों में 75-80 लोगों को शायद पता ही ना चले कि उनको कोरोना वायरस है। 20-25 लोगों को आइडिया लग जाएगा, उनकी तबीयत खराब होगी और सिर्फ 2, 3, 4 या 5 ऐसे लोग होंगे, 100 लोगों में सिर्फ 4-5 ऐसे लोग होंगे जो सीरियसली बीमार होंगे और शायद उनकी मौत हो सकती है। इतना सिंपल सा वायरस है। मान लीजिए अगर कोई ऐसा वायरस आ जाए उन ये परमाफ्रॉस्ट से जो कि 25,000 साल पुराना हो और जिसका डेथ रेट मान लीजिए 75% हो, जो अगर 100 लोगों को हो गया तो 75 लोगों की डेथ हो रही है, तो सोचिए दुनिया के क्या हाल होंगे। इसके बाद कई सारी नेचुरल कैलामिटीज़ आती रहेंगी, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, और बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। अभी साल में 1 तूफान आता है तो होने ये लगेगा कि साल भर में 4 तूफान आएंगे, फिर अगले कुछ सालों बाद साल में 10 तूफान आ सकते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी आएंगे और बहुत ज़्यादा इंटेंस होते जाएंगे और तेज़। तो ऐसे कौन कौन से नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से? सबसे पहले पानी कम होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, पूरी दुनिया बंजर बनती जाएगी, रेगिस्तान होती जाएगी। इसके बाद ग्राउंड वाटर डिक्लाइन होगा। हम जितने इंसान हैं, हम लोगों ने शहर बसा लिए हैं और पानी के लिए हम ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं ग्राउंड वाटर पे। ग्राउंड वाटर जो सालों से इकट्ठा होता रहता है, हम उसे यूज़ करते हैं। हम नल खोलते हैं और पानी आने लगता है और हमें लगता है पानी अनएंडिंग चीज़ है, कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हकीकत ये पानी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें तब पता चलेगा जिस दिन हो जाएगा। तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तूफान बहुत भयंकर आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे। फॉरेस्ट फायर्स अक्सर की बात हो जाएंगी। आप खुद अभी देख रहे होंगे कि पिछले 1-2 सालों से कितनी तेज़ी से, पहले अमेज़न फॉरेस्ट में ये फॉरेस्ट फायर हुए, कितने दिन चले, फिर ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, दुनिया के अलग अलग जंगलों में आग लगने लगी हैं। इसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा ओशन गर्म हो रहा है, हमारे ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, यानी कि एसिड कंटेंट बढ़ रहा है हमारे ओशंस में, जिसका असर पड़ रहा है हमारे मरीन इकोसिस्टम्स में, फाइटोप्लैंक्टन्स में, चाहे कोरल रीफ्स में, और ये सब तमाम चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हमारे जो क्रॉप पैटर्न्स हैं, फसलों का एक पैटर्न होता है कि उन्हें कितना गर्मी चाहिए, कितनी ठंडक चाहिए, क्या सीज़न चाहिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। तो इन सब वजहों से हो क्या रहा है कि और ज़्यादा कार्बन रिलीज होगा। जैसे मान लीजिए जंगल जल गया, तो जंगल जल गया तो उसकी वजह से और कार्बन निकलेगा, और कार्बन निकलेगा तो और क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट चेंज होगा तो ये चीज़ें और होंगी, तो इससे और ज़्यादा कार्बन निकलेगा। ये एक साइकिल है। ये चक्का अगर चल गया तो और तेज़ होता चला जाएगा, इसको रोकना और मुश्किल होता चला जाएगा। और इन सब तमाम चीज़ों से होता ये रहेगा, ना जाने कितने लोग मरेंगे, इकॉनमी का भगवान जाने, क्लैशेस इंसानों की
क्या बताऊं, इंसानों को तो बस बहाना चाहिए लड़ाई करने का। कॉन्शियसनेस इंसानों का आज भी इतना कम है कि ना जाने उस टाइम पे क्या करेंगे। सिस्टम्स टूटने लग जाएंगे, इमिग्रेशन इतना बड़ा इशू होगा, एक देश से दूसरे देश में लोग जाएंगे और फिर इंसान देश के लेवल पे, धर्म के लेवल पे, जात के लेवल पे, भाषा के लेवल पे, खाने पीने के लेवल पे किन किन लेवल पे लड़ाइयाँ करेंगे आपस में, भगवान ही जाने। और लड़ाइयों के नाम पे हम इंसानों के पास न्यूक्लियर वेपन्स और न जाने क्या कुछ है। तो सर्वाइवल की लड़ाइयाँ होंगी और ना जाने क्या कुछ होगा। तो इन सब तमाम चीज़ों की वजह से होगा ये कि एक चीज़ तो पक्का है कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधों की स्पीशीज़ हैं जो खत्म हो जाएंगी, पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। कई सारे ऐसे जानवरों की स्पीशीज़ होंगी जो कि दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि शायद हम इंसान भी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। कम से कम एक सिविलाइजेशन के तौर पे तो कम से कम हो ही सकते हैं कि ये हो सकता है कि बस कुछ कुछ लोग इधर उधर रह जाएं। अब सवाल उठता है कि इतनी सब चीज़ें होंगी तो ये चेंज करेगा कौन। अब जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि फ़िलहाल जैसा वक्त चल रहा है हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पता है ये सब चीज़ें, लेकिन क्या मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवा सकता हूँ अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में? नहीं करवा सकता। क्या मैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। तो ऐसे ही मेरे जैसे करोड़ों अरबों लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो आम लोग हैं इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते। तो आम लोग जो हैं, हम लोग देखते हैं ऐसे लोगों की तरफ जिन लोगों के पास ताकत है चीज़ें करने की। और ताकत किन लोगों के पास है? जिन लोगों के पास पावर है और पैसा है, वही आदमी कोई चेंज कर सकते हैं। तो अब पावर किन लोगों के पास है? अब जैसे हमारे देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, फैसला कौन करता है? हमारे देश की सरकार। उसी तरीके से हम इंसानों ने पूरी दुनिया में अलग अलग देश बना लिए हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग सरकारें हैं उन देशों की। तो पावर किन लोगों के पास है? दुनिया में करीब करीब 195 देश हैं, करीब करीब, थोड़े कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। इन 195 देशों में करीब 125 ऐसे देश हैं जिनमें डिक्टेटर्स हैं। डिक्टेटर का मतलब एक आदमी पूरे देश का मालिक है, यानी कि वो उस देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग कैसे रहेंगे, लोग कैसे नहीं रहेंगे, हर चीज़ का फैसला वो एक अकेला आदमी करेगा। तो पूरा देश उस डिक्टेटर की जागीर है। अब वो डिक्टेटर ही उस देश में कानून बनाएगा, वही डिक्टेटर मीडिया को चलाएगा, वही डिक्टेटर हर तरीके की चीज़ों को मैनेज करेगा। तो 125 देशों में ऐसे डिक्टेटरशिप्स हैं और करीब करीब 70 देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेसीज हैं। डेमोक्रेसीज यानी कि लोगों का राज है, यानी कि लोग अपने मुद्दों के लिहाज से अपने चुने हुए नेता को बनाएंगे सबसे सुप्रीम पोजीशन पे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सरकार हो। सरकार में कौन लोग रहेंगे वो लोग डिसाइड करेंगे। तो अब जरा देखते हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। तो दुनिया भर की जितनी भी सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, वो या तो फिर इस चीज़ को मानती ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर वो मानते भी हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो प्रॉपर कदम नहीं उठाते हैं। अगर उठाते भी हैं तो हालात ये हैं कि, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, किसी बिल्डिंग में आग लगी है और उस आग को बुझाने के लिए आपको 100 बाल्टी पानी चाहिए। 100 बाल्टी पानी अगर आप डालोगे तब आग बुझेगी। ऐसे सिचुएशन में अगर आप 10 बाल्टी पानी डालो तो आग बुझेगी? नहीं बुझेगी। तो आपसे कहा जाए कि आप आग नहीं बुझा पाए और आप बहस करने लग जाओ, अरे हमने पानी डाला तो था। लेकिन उतना पानी डालने से कुछ नहीं होगा, आपको 100 बाल्टी डालना था, आपने 10 बाल्टी पानी डाला है, आग नहीं बुझ सकती। आपकी गलती है कि आपने 100 चाहिए था तो 100 क्यों नहीं डाला। तो यही चीज़ हो रही है कि सरकारें, कई देशों की सरकारें मानती ही नहीं, और अगर मानती भी हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो ध्यान नहीं देती हैं। अब ध्यान क्यों नहीं देती? सबसे पहली चीज़ तो उनको इंटरेस्ट नहीं है कि हम अकेले क्या करें और हमें क्या मतलब, पूरी दुनिया ही यही कर रही है। इसके बाद अगर वो चाहें भी तो उनके पास पैसा नहीं है। अब जिन देशों में डिक्टेटरशिप है
उन देशों में जो सरकार है वो यही काम करने में बिजी है कि जो देश है, देश के लोग हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। सारे डिक्टेटरशिप्स में यही है कि लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए। क्लाइमेट चेंज वगैरह तो बहुत बात की बातें, पहले ये देखो कि लोगों को कंट्रोल में किया जाए और हम ही राजा बने रहें। और जो इन डिक्टेटरशिप जो देश हैं, उनके जो आम जनता है, वो उन्हें पता नहीं है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और पता है तो वो फिलहाल ये वाली लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, कि हमारे चुने हुए नेता जाएं और हमारी ज़िंदगी की बात करें, हमारे मतलब की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। ये कौन सा आदमी उठ के आ गया, इसने पूरा डिक्टेटर बना हुआ है। तो डिक्टेटरशिप वाले देशों में ये खेल चल रहा है। क्लाइमेट चेंज तो बहुत बात की बातें हैं। और जो देश डेमोक्रेसी है, वहाँ जो सरकार होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की। जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत गई वो सरकार बना लेती है। इन सरकारों के पास बहुत काम होते हैं, उनको देश का डेवलपमेंट करना होता है, उसके बाद देश के लोगों को एम्प्लॉय करना होता है, नौकरी देनी होती है। देश की सरकारों को हथियार खरीदने पड़ते हैं, हथियार बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। इसके बाद पूरे दुनिया के अलग अलग देशों से उनको सामान खरीदना पड़ता है, सामान बेचना पड़ता है, उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। और इन सब तमाम चीज़ों के लिए सरकारों को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, और ये पैसा ही सरकारों के पास हमेशा कम रहता है। अब जो दुनिया भर की सरकारें हैं, इनको पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए, लोगों को नौकरी देनी है, तो इनको करना क्या पड़ता है, इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी ही पड़ती हैं, ये मजबूरी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इनको तमाम इंडस्ट्रीज़ बनानी पड़ती हैं, तमाम फैक्ट्रीज़ बनानी पड़ती हैं। और तब इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जंगल काटने पड़ते हैं, इनको तमाम नेचर को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तब जाके फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ बन पाती हैं। और जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तब जाके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, काम मिलता है। और जब लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट या काम मिलता है, तब जाके लोग पैसा कमा पाते हैं। और जब लोग पैसा कमा पाते हैं, तब जाके वो जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, तो आप ये सर्कल ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ गए कि पूरा नेचर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा आपको। लोगों को अगर काम चाहिए तो उनके पास नौकरी होनी चाहिए, नौकरी के लिए इंडस्ट्रीज़ या कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए, और उनको बनाने के लिए नेचर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा आपको। अब ये सब तमाम चीज़ें जो सर्कल ऑफ डिस्ट्रक्शन है, कि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बेस ही है नेचर के डिस्ट्रक्शन पे। इस सर्कल ऑफ डिस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए हमें चाहिए फाइनेंशियल चेंजेस, और दुनिया का जो पूरा ऑर्डर है ये चेंज करना पड़ेगा। और ये जो काम है, ये काम करने की जो ताकत है, ये दुनिया की सरकारों के पास नहीं है। और एक और चीज़, जो दुनिया की सरकारें हैं वो खुद ही पहले डिवाइडेड हैं, पहले वो खुद ही फर्जी मुद्दों पे लड़ाइयाँ कर रही हैं आपस में। और दूसरी बात, ये चेंजेस करने की ताकत भी नहीं है इन सरकारों के पास। तो ये जो चेंज करने की पावर है, ये किसके पास है, ये है रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड के पास। यानी कि जो लोग दुनिया के बादशाह हैं, जो सही मायने में इस दुनिया के जो बादशाह हैं, सिर्फ वो लोगों के पास इतनी ताकत है कि वो ये फाइनेंशियल चेंजेस कर सकें। तो अब मैं आपको आइडिया देता हूँ कि ये रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन है, ये दुनिया के बादशाह कौन है। और ये चीज़ के बारे में अलग से एक प्रॉपर सीरीज़ बनाऊंगा, उस सीरीज़ को भी दूंगा कॉमन मैन्स नॉलेज प्लेलिस्ट में। फ़िलहाल यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ दुनिया के बादशाहों के बारे में। तो दुनिया के बादशाह बेसिकली करीब करीब देखा जाए तो 300-400 ऐसे परिवार हैं, और ऐसे परिवारों को एसोसिएट्स हैं जिनके पास दुनिया की 80% वेल्थ है। और 80% वेल्थ यानी कि 80% जो इनके पास धन दौलत है, वो या तो फिर कैश के फॉर्म में है, या प्रॉपर्टी के फॉर्म में है, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़, या तो फिर इक्विटी के फॉर्म में है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें हिस्सेदारी। और इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ या मल्टीनेशनल कंपनीज़ के शेयर्स इनके पास हैं और बॉन्ड्स इनके पास हैं। तो इस तरीके से चाहे कैश हो, प्रॉपर्टी हो, इक्विटी हो, चाहे शेयर और बॉन्ड्स हो, इन 300 या 400 परिवारों के पास दुनिया का 80% पैसा है, 80% से भी शायद ज़्यादा हो। और ये जो लोग हैं, ये एक दूसरे से अनजान नहीं हैं। ये लोग टाइम पे मीटिंग्स में और फोरम्स में मुलाकात करते रहते हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, ट्राईलैटरल कमीशन हो गया। ऐसे फोरम्स में
ये आपस में मिलते रहते हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं कायदे से, और ये एक वेल निटेड सिस्टम में रहते हैं ये लोग, क्योंकि पैसा अपने आप में एक धर्म है। ये सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, तो इनका एक ग्रुप बना हुआ है, और इनके ग्रुप की एक बड़ी खास चीज़ और ये पैसे की फितरत होती है कि जो भी इस ग्रुप में आता है वो इनके जैसा बन जाता है। एवरीवन इन द क्लब बिकम्स लाइक देम। और ये जो रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं 300 लोग और इनके परिवार, इनका एक बेसिक आइडिया आपको दे दूं तो वैसे तो ये दुनिया के अलग अलग देशों से आते हैं, लेकिन करीब 90% लोग क्या हैं, ये यूरोपियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं। रेस के लिहाज से देखा जाए तो ये वाइट हैं और मेल हैं, ये आदमी हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये जो दुनिया के बादशाह हैं, ये जो 300-400 परिवार, इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से कि दुनिया का 80% पैसा इन लोगों के पास है। तो इनमें से ज़्यादातर लोग जो थे, इनका जो ओरिजिन था वो यहाँ था कि दुनिया में कई सारी ऐसी ट्रेडिंग कंपनीज थी जिन ट्रेडिंग कंपनीज ने पूरी दुनिया पे राज किया और सदियों तक राज किया। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसी ट्रेडिंग कंपनीज रहीं, उनके ज़रिए इन ट्रेडिंग कंपनीज ने पूरी दुनिया में राज किया। तो पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा होने लगा इन ट्रेडिंग कंपनीज के जो मालिक लोग थे उनके पास। अब जब इतना पैसा इन लोगों के पास आ गया तो पैसे का एक उसूल आपको बताता हूँ। अगर आपको बहुत भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना भी चाहिए। ये एक पैसे का उसूल होता है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप बेहतर समझ पाओगे। जो आदमी अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी दुकान लगा ले, कोई मॉल खड़ा कर ले, तो कितना पैसा कमा पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा पाएगा? एक लेवल है उसका, एक हद है उसकी। लेकिन अगर कोई आदमी रिफाइनरी लगा ले, पेट्रोल निकाल रहा है, रिफाइनरी लगा रहा है, उस खदानें, पूरी खदानें उसकी हैं, तो सोचिए वो लाखों करोड़ों रुपए कमाएगा हर साल। लेकिन क्या कोई पेट्रोल की रिफाइनरी लगाना कोई आम आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता। लाखों करोड़ कमाने के लिए आपके पास हजारों करोड़ होना चाहिए। तो बस यहीं पे ये चीज़ आ जाती है कि उतना पैसा कमाने के लिए आपके पास पहले से होना चाहिए। यही चीज़ होती है हथियारों के लिए। इन लोगों के पास इतना पैसा था तो इन्होंने दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स ले लिए, पूरी इंडस्ट्री बना ली और ये बेस्ट क्वालिटी के हथियार बनाने लगे। कोई आम आदमी नहीं कर सकता, इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अब क्योंकि ये हथियार बनाने लगे तो अब बेस्ट हथियार इनके पास हैं, तो अब ये पूरी दुनिया को हथियार बांटते हैं कि तुम्हें हथियार चाहिए, ये लो, पैसा दो। और दुनिया के जितने भी देश हैं वो अपनी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा इन हथियारों पे खर्च करते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से इन लोगों के पास पैसा इकट्ठा हुआ तो इन लोगों ने और तरीके बनाए पैसा इकट्ठा करने के, और पैसा इकट्ठा होता चला गया इनके पास। इन लोगों ने सेंट्रल बैंक्स बनाए। ऐसे बैंक्स हैं जिनकी सारी मतलब पावर इन्हीं लोगों के पास है। ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करेंगे कितना पैसा छापना है, कितना सोना इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है, किस तरीके से क्या चीज़ होगी। इन लोगों ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए, तमाम चीज़ों की इंडस्ट्री, कि ये इंडस्ट्री ये काम कर रही है। अब जो दुनिया के अलग अलग कंपनीज़ हैं या दुनिया के जो अलग अलग देश हैं उन लोगों को हम देते रहेंगे। तो मालिक ये लोग रहे हमेशा से। तो चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे माइनिंग की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, साइंस की बात हो, हर चीज़ में ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को बनाया है और ये मालिक हैं उन सिस्टम्स के। और इनके पास जितना पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं दुनिया के अलग अलग चीज़ों में। तो ये बेसिकली देखा जाए रियल ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये लोग असली मालिक हैं उनके। तो असली पैसा और असली मालिक ये लोग हैं। तो दुनिया की जो बेसिक ताकत इन लोगों के पास। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दुनिया के बादशाह हैं इनका क्या रिलेशन है दुनिया की सरकारों के साथ। तो ये जो दुनिया के बादशाह हैं दुनिया की सरकारों को लोन बांटते फिरते हैं कि अच्छा तुम्हें लोन चाहिए ये लो, तुम्हें दिक्कत हो रही है ये लो। तो ये दुनिया के बादशाह लोन बांटते हैं दुनिया की सरकारों को। इन दुनिया के बादशाहों के पास इतनी ताकत है कि ये किसी देश को या किसी देश की सरकार को बना भी सकते हैं,
बिगाड़ भी सकते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे किसी देश में लड़ाई चल रही है और हम सब जानते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल यमन में लड़ाई चल रही है और यमन में लाखों करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं। कभी हम सुनते हैं कि लीबिया में वॉर चल रहा है, कभी सीरिया में कुछ चल रहा है। तो जिनके पास इतनी ताकत है, ये सरकारें बना सकते हैं, सरकारें बिगाड़ सकते हैं, देशों में क्या कुछ कर सकते हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकते हैं, खूब सारा पैसा दे देंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत जाए। ये वॉर्स कर सकते हैं, इन्हें वॉर करने से पहले किसी से पूछना नहीं पड़ता है। ये सरकारों को पैसा देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा देते हैं, डिक्टेटर्स को पैसा देते हैं कि तुम्हें आर्मी बनानी, ये लो पैसा संभालो, और हमारे जो फ़ायदे की चीज़ है वो हमें देते रहो, तुम्हारे देश में जो कुछ है। तो अब देखते हैं कि ये जो दुनिया के बादशाह हैं, अब इनके पास मेन पावर है, तो इनका क्या रवैया है क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो दुनिया के जो बादशाह हैं इनका भी वही हाल है जो सरकारों का हाल है। ज़्यादातर लोग मानते ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और अगर कोई लोग मानते भी हैं तो थोड़ा बहुत काम करते हैं, उस लेवल पे काम नहीं करते। वही बात है कि 100 बाल्टी पानी डालना है तो आपने 10 बाल्टी पानी डाला, आग नहीं बुझी तो आप कह दो कि हमने डाला तो था, अब हमारी क्या गलती। तो अब ये लोग क्यों इस चीज़ के लिए काम नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। सबसे पहली वजह आपको बताऊं, क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर दुनिया के सबसे गरीब आबादी पे होगा। तो सबसे गरीब आबादी पे असर होगा, और फैसला लेना है दुनिया की सबसे अमीर आबादी को। तो जो इंसानियत है, इंसानियत हमेशा पैसे के आगे थोड़ा सा पीछे आ जाती है, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद अपनी ज़िंदगी में देखते होंगे। और इसके बाद अगर ये लोग इस चीज़ को माने कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसे रोकना चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें ऐसी गैसेस जो गर्मी सोखती हैं, ऐसी गैसेस को रोकना पड़ेगा। और ऐसी गैसेस को रोकने के लिए पेट्रोल का यूज़ बंद करना पड़ेगा, तमाम ऑयल्स का गैस और ये कोयले का यूज़ बंद करना पड़ेगा। और एक आयरनी की बात है कि पेट्रोल, ऑयल और ये कोयला, यही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है। और इनफैक्ट एक सिस्टम है दुनिया की इकोनॉमिक्स का, ये है पेट्रो डॉलर, यानी कि दुनिया के जितने देश हैं सबको पेट्रोल खरीदना है, और पेट्रोल खरीदा या बेचा सिर्फ डॉलर में जाएगा। तो इस तरीके से दुनिया के जितने अलग अलग देश हैं, इन सब की करेंसीज, किसी के देश में येन चलता है, किसी के देश में लीरा चलता है, तो अलग अलग करेंसीज जुड़ती हैं डॉलर के साथ। और डॉलर के मालिक ये लोग हैं जो दुनिया के बादशाह हैं। पूरी दुनिया को डॉलर कमाना पड़ता है, इन लोगों को डॉलर बस छाप देना पड़ता है। तो अब अगर ये सब काम करना है तो इन्हें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा पूरी दुनिया के सिस्टम्स को, पूरे दुनिया के जितने इकोनॉमिक मॉडल्स हैं इनको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा कि हम इस सर्कल ऑफ डिस्ट्रक्शन से बाहर निकल पाएँ। और इस दौरान इन्हें पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ये लोग दुनिया के बादशाह क्यों बन पाए? क्योंकि इनके पास पैसा है, और इन्हीं को पैसे का नुकसान होगा अगर ये चीज़ को काम करें तो। और इसके बाद अब कुछ सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं बहुत शॉर्ट में। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें सबसे पहले रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, ऐसी एनर्जीज जो रीन्यूएबल हों। इसके बाद हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम करना पड़ेगा, हमारी अर्थ को रीजुविनेट करना पड़ेगा, फिर से वो ग्रीनरी बढ़ानी पड़ेगी। इसके बाद हमें नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी है, और इन नई टेक्नोलॉजीज़ को वाकई ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना है। ये नहीं करना है कि जिसकी हैसियत है वो खरीदे, क्योंकि हमें ज़रूरत है तो हमें पहुंचाना पड़ेगा सब तक। जैसे कि हमें कोई तरीका निकालना पड़ेगा एनर्जी के लिए, फ्री एनर्जी हम यूज़ कर सकें। अब समंदरों में जैसे पानी कम हो रहा है, तो समंदरों से हमें डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाने चाहिए कि हम खारे पानी को पीने लायक पानी में बदल सकें। हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हाइड्रोपोनिक्स ये एक तरीका है पेड़ पौधे उगाने का। इस तरीके से, और इसके बाद जब शहर डूबने लग जाएंगे तो हम फ्लोटिंग सिटीज़ हम बना सकते हैं, यानी कि समंदर के ऊपर ऐसे सेटलमेंट्स। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जिन तरीकों का हमें नया इजाद करना है और वाकई इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। हमें ये चेन तोड़ना है, ब्लाइंड प्रोडक्शन का जो चेन है, कि सामान बिकेगा तो पैसा मिलेगा, तो जो इंडस्ट्री के मालिक हैं उनको पैसा आएगा, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको पैसा मिलेगा, उनकी ज़िंदगी चलेगी। और कुछ बनना चाहिए तभी बिकेगा, और बनेगा तो मतलब नेचर को नुकसान है। तो ये जो साइकिल है कि चीज़ बनेगी तो बिकेगी तो पैसा मिलेगा,
ये साइकिल टूटनी चाहिए। और ये साइकिल अगर तोड़नी है, हमें क्लाइमेट को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, तो चीज़ें उतनी ही बनानी पड़ेंगी जितनी ज़रूरत है। तो खामखा में ये सब चीज़ें जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बंद करेंगे तो लोगों के पास काम नहीं बचेगा, काम नहीं बचेगा तो सर्वाइवल की लड़ाई होगी। तो हमें इस सर्वाइवल की लड़ाई से बाहर निकलना है। आज के टाइम पे इंसानियत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको खाना खाना है, पानी पीना है, आपको कुछ भी जिंदा रहना है तो आपको पैसा चाहिए। हर चीज़ के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो इंसानियत का एक अगला एवोल्यूशन ये ज़रूरी है कि आपको स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल से निकलना है, और इसके लिए ज़रूरी है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। हर आदमी को एक डेफिनेट पैसा दिया जाए कि वो सर्वाइव कर सके, और तब वो सोच सके कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। तो इंसानियत का पर्पज़ गधों की तरह काम करके इतना पैसा कमाओ कि ज़िंदा रह सको, इससे निकल के इंसानियत का पर्पज़ ये अब होना चाहिए कि इंसान एनरिचिंग हो सके, केयर कर सकें, जो ज़िंदगी उन्हें वक्त मिली है, जो वक्त उन्हें मिला है, उस वक्त का ध्यान दे सकें, एंजॉय कर सकें, दूसरों का ख्याल रख सकें। और ये ह्यूमैनिटी का अगला एवोल्यूशन है। और इसके बाद कई सारे मिसलेनियस तरीके हैं, जैसे कि वाइट वॉशिंग रोड्स, काली सड़कें गर्मी सोखती हैं, तो सड़कों पे अगर वाइट वॉशिंग कर दी जाए तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी को वो रेडिएट कर देती हैं। कार्बन सकिंग फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं जो हवा से कार्बन को सोख लें। इसके बाद वेल्स का कंजर्वेशन ज़रूरी है। वेल मछलियों का बहुत बड़ा रोल होता है मरीन इकोसिस्टम्स में। कोरल रीफ्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करने हैं पूरी दुनिया में कि जहाँ पे जैसी ज़मीन है, जितना पानी अवेलेबल है, वहाँ वैसी ही फसल उगाई जाए। तो ऐसा एक एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पूरी दुनिया में ज़रूरी हैं। फूड हैबिट्स को चेंज करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जो कैटल का मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, और कैटल को मीट इतना ज़्यादा खाते हैं, कैटल का मीट, तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कैटल पालने पड़ते हैं। तो कैटल के पालने से मीथेन गैस बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो हमें ये चीज़ करनी है कि कैटल उतने पालें जितनी ज़रूरत है। खामखा के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए तो हमें अपने फूड हैबिट्स चेंज करने हैं। इंसेक्ट बेस्ड मीट हम बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि जो चीज़ें हमें करनी है और करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें अपना वेस्टेज रिड्यूस करना है, वाटर कंजर्वेशन करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जगह जगह तालाब बनाने हैं, जंगल बनाने हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। हमें वेस्ट मैनेजमेंट करना है कि हम चीज़ें बना रहे हैं, हमने इकोनॉमी वो चक्कर जो बनाया है कि सामान बिकेगा तो पैसा मिलेगा, अब सामान बिकने के लिए सामान बनना चाहिए। इन सब चीज़ों के दौरान, और ज़्यादा पैसा चाहिए सबको, तो ज़्यादा पैसा चाहिए मतलब ज़्यादा बने, ज़्यादा बिके। तो इस वजह से वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये भी एक चैलेंज है। न्यूक्लियर वेस्ट, हमने न्यूक्लियर एनर्जी बनाना शुरू किया तो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए। इस दौरान न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है। इस न्यूक्लियर वेस्ट को हमें कैसे मैनेज करना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे बहुत सारे अभी और भी तरीके हैं। तो अब प्रोबेबल वे क्या है, ये सब चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली कि जो दुनिया के बादशाह हैं उन्हें मतलब नहीं, दुनिया की जो सरकारें हैं उन्हें मतलब नहीं। तो होगा क्या, जैसे चल रही है दुनिया अगर ऐसी चलती रही तो क्या होगा? तो सिंपल सा ये होगा कि जो दुनिया के जो बादशाह हैं, इनके जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, यानी कि इन लोगों का पैसा जो फर्म संभालती हैं, ये इन्वेस्ट करती हैं दुनिया की अलग अलग जगहों में। ये इन बादशाहों के लिए तमाम नेचुरल रिसोर्सेज, तमाम तरह के जंगल, तमाम तरह की नदियाँ खरीद लेंगे दुनिया के देशों से और सरकारों से। और इस दौरान फिर डिप्लीशन शुरू होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का लड़ाई शुरू होगी नेचुरल रिसोर्सेज की। और किस तरफ न जाने इंसानियत जाए टेक्नोलॉजी के साथ। सर्वेलेंस जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है दुनिया में, ये जा सकता है कॉरपोरेट और गवर्नमेंट स्लेवरी की तरफ इंसानियत क्या पता चली जाए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसके बाद ये सब तमाम प्रॉबेबल वेज हैं, बहुत अंधकार में भविष्य सा दिखता है, चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें सर्वाइव करना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इंसानियत को ज़रूरत है कि हमारा जो कलेक्टिव एवोल्यूशन हो हमारे कॉन्शियसनेस का, कि अब बहुत हो गया कि हम इतने लोअर कॉन्शियसनेस के साथ जिए। हमें कॉन्शियसनेस इवॉल्व करना पड़ेगा अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं एक सिविलाइजेशन के तौर पे। हमें नए सिस्टम्स बनाने हैं जो कि फ़ायदे और नुकसान से बढ़ के हों। और ग्रीड, जो विस्कस ग्रीड होता है, देखिए हर इंसान के अंदर लालच होगा, लेकिन विस्कस ग्रीड जो होता है हमें उससे बचना है। यानी कि एक हद होती है, आपको कितना चीज़ें चाहिए,
एक लेवल पे आके आपकी ज़िंदगी कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद वो जो पैसा है सिर्फ बैंक के डिजिट्स हैं। तो आपको कितना चाहिए? उस विस्कस ग्रीड से आपको निकलना है, वो एक पागलपन होता है। तो खैर, अब चैलेंजेस क्या हैं इंसानियत के आगे? जो पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो दुनिया के जितने भी आम लोग हैं, इनके आगे ये चैलेंज है कि इनको दुनिया के बादशाहों को और दुनिया की सरकारों को इन्हें साथ में लाना है और तब डिसाइड करना है सिस्टम कैसे बने, नए सिस्टम कैसे किए जाएं। ये सब कुछ करना है पीपल ऑफ द वर्ल्ड को। वरना अगर पीपल ऑफ द वर्ल्ड ने ध्यान नहीं दिया तो ये जो रूलर ऑफ द वर्ल्ड हैं और जो लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो सरकारें हैं, ये आपस में ना जाने क्या खेलेंगे, ना जाने। और ये सिस्टम्स जो तय हों, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ ही काम किया जाए, क्योंकि अब जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अगर आप ध्यान ना दो तो कॉरपोरेट स्लेवरी और गवर्नमेंट स्लेवरी हो सकता है। तो बहुत ट्रांसपेरेंटली और बहुत ओपनली सारे काम किए जाने चाहिए, सही तरीके से, क्योंकि अगर गलत तरीके से किए गए तो इंसानियत इतने गंदे लूप में फंस सकती है कि उस लूप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब लास्ट में डिस्कस करते हैं कि हमारा जो देश है हिंदुस्तान, इन सब चीज़ों के बीच में हमारा क्या रोल बनता है। तो कुछ सालों के अंदर हम दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश बन जाएंगे। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान में होगी कुछ सालों के बाद, और इस आबादी में बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है और सबसे खास चीज़ यंग ह्यूमन रिसोर्स, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे देश की। और सबसे बड़ी बात, हम इतनी बड़ी जनसंख्या है कि हम कहीं पे भी खड़े हो जाएं तो पूरी दुनिया का भार पड़ने लगता है उस तरफ और दुनिया झुकने लगती है हमारी तरफ। हम इतनी पॉपुलेशन है हमारी, और हम एक डेमोक्रेसी हैं। हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, हमारे पास फ्री इंटरनेट है, कोई भी आदमी सरकार से अपनी बात रख सकता है, सरकार को बता सकता है, दुनिया से कनेक्टेड रह सकता है। ये बहुत बड़ी बातें हैं। और हम एक देश के तौर पे हमारा एजुकेशन लेवल बेहतर हो रहा है, एक से एक ब्रिलियंट लोग अवेलेबल है हमारे देश में, ओपन इंटरनेट है, हम पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, पूरी दुनिया में बात कर सकते हैं। और इसके बाद हम हिंदुस्तान के तौर पे इतनी ताकत रखते हैं कि हम दुनिया को मजबूर कर सकते हैं, इन दुनिया के बादशाहों को और दुनिया की सरकारों को, कि आप बात करना शुरू करो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बात करो, ऑनेस्टली डिस्कशन करना स्टार्ट करो, क्योंकि हम इस मुद्दे से अब ज़्यादा दूर नहीं रह सकते हैं। और हमारे ऊपर देखा जाए तो वैसे बहुत सारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस रही, हम हिंदुस्तान के तौर पे एक सर्वाइविंग एंशिएंट सिविलाइजेशन है। और इससे पहले भी इतिहास में हिंदुस्तान ने दुनिया को कई सारे पैगाम दिए हैं, कई सारे सबक सिखाए हैं। अब फिर से वक्त है कि हम हिंदुस्तान के तौर पे दुनिया को फिर से एक पैगाम दें, दुनिया को फिर से एक सिस्टम में लाने की शुरुआत करें, कि लोग बात करें, डिसाइड करें कि करना क्या है, किस तरीके से करना है।